तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आगा पीछा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप सोचिए कि आप एक पुलिस वाले हैं और आप कहीं किसी क्राइम सीन पे जाते हैं और आपको फॉरेंसिक टीम वाले बताएं कि सर एक कॉन्डोम का डिब्बा मिला है और आपकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है इसी डिब्बे पे टिकी हुई है, तो आप सोच के देखिए कि आपको कैसे काम करना होगा कि महज एक डिब्बे से ही आपको कातिल पकड़ना है। तब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर अयोध्या के बगल का एक ज़िला, वहीं पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है, कभी कभार इस कॉलेज की वजह से भी जाना जाता है। अंबेडकर नगर का पहला नाम अकबरपुर भी था, हालांकि अभी भी दोनों अलग अलग नहीं हुए हैं। अकबरपुर एक मार्केट का नाम है और ये काफ़ी चर्चा में रहा जब मायावती जी का कार्यकाल था। और इसी अंबेडकर नगर ज़िले में एक थाना लगता है बेवाना थाना। बेवाना थाना बेसिकली सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के बीच का एक हिस्सा। आप उस थाने को जैसे ही पार करेंगे तो फ़ौरन सुल्तानपुर ज़िला लग जाएगा। और इसी बेवाना थाना में एक गांव है भितरी डीह गांव, और बात है 11 जून साल 2023। दरअसल 11 जून साल 2023 को इसी भितरी डीह गाँव के एक स्कूल में जो कुछ लोग थे, चूँकि अब जून का महीना था तो स्कूल बंद ही था, बच्चे अपने अपने घर पे थे, लेकिन 11 तारीख को जब उन्हें कुछ अजीब लगता है, कुछ अजीब सी महक, ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ जला हो थोड़े टाइम पहले। तो जब ये सारी चीज़ें आसपास के लोग देखते हैं तो भाग के स्कूल के अंदर जाते हैं, और जैसे स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर जो कुछ देखते हैं उसे देखने के बाद तो सही से जो आसपास के लोग थे जो गए थे उनकी एक तरह से रूह कांप जाती है अंदर जो कुछ उन्होंने देखा। जैसे ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। बेवाना थाना जो है मौके पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो भी स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि कुछ फर्नीचर रखे हुए हैं, यानी जो स्कूल में फर्नीचर थे, कुर्सी, मेज़ और बेंच वगैरह, उन्हीं फर्नीचरों को जलाया गया है और उन्हीं फर्नीचर के ऊपर एक अधजली लाश पड़ी हुई है, यानी एक लाश है जो लगभग लगभग जल चुकी है, चेहरे से कोई पहचान पॉसिबल नहीं है। और इस लाश को जो है इसी बेंच और इसी कुर्सी में जो इसी फर्नीचर के सहारे जलाया गया। अब किसी लाश को ऐसे जलाया जाना मतलब साफ है कि इसका कत्ल हुआ है, लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। अब जैसे ही बेवाने थाने की पुलिस को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे एक कत्ल हुआ है, तब वो लोग परेशान, क्योंकि जो बेवाना थाना है, खासकर बेवाना थाना, दोस्तपुर थाना जो अगल बगल का थाना है, वो इतना शांतिप्रिय है कि वहाँ पे सारी चीज़ें होती नहीं हैं। छोटे मोटे क्राइम होते हैं, कभी कभार चोरी वगैरह हो जाती है। ये बहुत ही शांतिप्रिय जगह है, यहाँ ना कोई गैंगवार, ना ही कोई गुंडा माफिया। तो फिर पुलिस वालों को भी ऐसी केस की आदत होती नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चली तो पुलिस वाले अब एकदम हैरान, बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फ़ौरन ही जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस पूरे स्कूल को बाकायदा चेक करती है, भीड़ वगैरह हटाई जाती है। अब पुलिस वाले जाँच पड़ताल कर रहे हैं, इधर फॉरेंसिक टीम भी एक एक सबूत, एक एक सुराग जुटा रही। तो फॉरेंसिक टीम को वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं। पहला कुछ दवाओं के पैकेट्स, दूसरा कुछ शराब की बोतलें, और तीसरा एक कॉन्डोम का डिब्बा। इसके अलावा ना कोई और चीज़ थी, ना कोई सुराग था, ना कोई सबूत, ना ही कोई कागज़ का टुकड़ा, ना ही कोई ऐसी चीज़ जहाँ से कुछ सबूत मिल सके। तो मामला सुलझे कैसे? पुलिस वालों को शुरू में लगा कि ये जो डेड बॉडी है ये आसपास के ही किसी इंसान की है। लिहाजा पुलिस वाले पूरे अपने थाने में जितने गाँव आते थे वहाँ पर इतला करते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो गायब हो, कोई ऐसा इंसान जो कई दिनों से ना मिल रहा हो, या फिर किसी के घर का कोई ऐसा हादसा हुआ हो, तो आए, कंप्लेन करे, बॉडी क्लेम करे, बॉडी लेके जाए। अब एक आध दिन तक तो पुलिस वाले वेट करते हैं कि आसपास का ही कोई मामला होगा, किसी गांव का कोई आया होगा, लेकिन जब एक दिन तक कहीं से कोई खबर नहीं, किसी क्राइम की कोई भनक नहीं, तब पुलिस वालों को लग गया कि ये मामला इस थाने का तो नहीं। अब इस थाने का नहीं तो फिर पुलिस वाले आसपास के थानों में भी इतला करते हैं कि वहाँ से कोई ऐसा क्राइम मिल जाए, क्योंकि दोस्तपुर और जो बेवाना थाना है जस्ट अगल बगल, इधर सुल्तानपुर ज़िला लग जाता है, उधर अंबेडकर नगर ज़िला। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो पुलिस से भागते हैं, एक बीच में नदी का फासला है, उस नदी को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके फिर दूसरे ज़िले में चले जाते हैं, तो फिर वो बच भी जाते हैं पुलिस से, क्योंकि पुलिस को दूसरे थाना क्षेत्र में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर आसपास के थानों में भी इतला किया गया कि वहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तो जब कहीं से कोई सबूत या फिर कहीं से भी इस मरने वाले को पहचानने वाला नहीं मिलता, तब पुलिस वाले
इस केस को एज ए चैलेंज ले लेते हैं कि अगर ये केस चाह रहा है कि मैं ना सुलझूं तो हम भी इसको सुलझा के रहेंगे। तो फिर सुलझाएंगे कैसे? शुरुआत में तो आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई कि ये कौन हो सकता है, किसी के घर कोई रिलेटिव तो आया था या फिर नहीं आया था, या फिर किसी के घर का कोई नौकर वगैरह गायब हो। लेकिन 1-2 घंटे ही की पूछताछ में जब पता चल गया कि कोई ऐसा नहीं है, तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि काम करते हैं, यहाँ पे जितने नंबर एक्टिव थे यानी इस क्राइम सीन के पास, उसको खंगाल लेते हैं। उसको खंगालेंगे तो फिर वहाँ से कुछ पता चल जाएगा। इसीलिए फिर जो फॉरेंसिक टीमें थी और ख़ासकर जो टेक्निकल टीमें थी, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और साथ ही वहाँ पे जितने नंबर एक्टिव थे उनके बारे में पता करते हैं, इस उम्मीद में कि यहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन जब उनके बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो सैकड़ों नंबर एक्टिव थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एग्जैक्टली क्लियर हो भी नहीं रहा था कि ये जो मर्डर हुआ ये कितने बजे हुआ। अब आप ध्यान से सोचिए कि किसी गांव का कोई स्कूल है और थोड़ा सा सुनसान जगह पे है, बगल से एक रोड गई हुई है, तो फिर इस कंडीशन में पूरे 24 घंटे में न जाने कितने नंबर वहाँ पे गए होंगे। अब पुलिस वाले सारे नंबरों को एक तरह से चेक करते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ से है, कौन सा नंबर किसके घर का है। कुछ लोगों से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं आता। तो फिर अब क्या करें? तो फिर जब टेक्निकल टीम भी एक तरह से साथ देना बंद कर देती है, वहाँ से कुछ मदद नहीं मिलती, तो फिर पुलिस वालों को लगता है कि एक काम करते हैं, फॉरेंसिक टीम से ही दोबारा मदद मांगते हैं और जो कुछ क्राइम सीन पे मिला था उसको चेक करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जो कि कम से कम कातिल होगा या फिर जो गुनहगार होगा, कोई ना कोई गलती तो ज़रूर किया होगा। इसीलिए पुलिस वाले फिर से उस क्राइम सीन को दोबारा चेक करते हैं, बाकायदा छानबीन करते हैं इस उम्मीद में कि कुछ मिल जाए। लेकिन जब कुछ नहीं मिला और जो कुछ पहले मिला था, एक कॉन्डोम का डिब्बा और साथ ही कुछ दवाओं के पैकेट्स, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि अब इसी डिब्बे से और इसी जो दवाओं के पैकेट्स हैं उनसे कुछ क्लू मिल सकता है। अब सुनने में तो बड़ा हैरान करने वाला है कि एक कॉन्डोम के डिब्बे से और दवाओं के पैकेट से क्या क्लू मिलेगा, लेकिन अब पुलिस वालों के पास कोई चारा भी नहीं था। इसीलिए जो पुलिस वाले थे अब इस कॉन्डोम के डिब्बे को बारीकी से चेक करते हैं, साथ ही उन दवाओं को चेक करते हैं। तो दवाएं तो कुछ ऐसी थी नहीं कि जिनसे कुछ मिल सके, लेकिन जो कॉन्डोम के डिब्बे थे, जो एक डिब्बा था, उस डिब्बे को देखने के बाद जो पुलिस वाले थे वो थोड़ा सा चौंकते हैं। चूँकि जो डिब्बा था यानी जिस कंपनी का वो कॉन्डोम था, वो आमतौर पे इस अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर की रेंज में मिलता नहीं। अब इसका मतलब है कि ये जो डिब्बा है वो कहीं बाहर से आया है, और बाहर से आने का मतलब है कि कोई बाहरी ही था। तो फिर पुलिस वाले पता करते हैं कि ये डिब्बा कहाँ कहाँ मिलता है। इसी क्रम में अब उस कंपनी से, खासकर जितने भी दवाओं के डीलर थे, उनसे बातचीत होती है। तो पता चलता है कि ये जो डिब्बा है ये इधर सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद साइड तो नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली का जो NCR है उस इलाके में मिलता है। साथ ही जो पश्चिमी यूपी है वहाँ मिलता है, यानी पूर्वी यूपी में नहीं लेकिन पश्चिमी यूपी में मिलता है। तो फिर पुलिस वाले अब ये पता करने लगते हैं, क्योंकि और कुछ तो था नहीं, कि ऐसा कौन है जो दिल्ली से अभी लौट के आया है आसपास के इलाकों में। अब इस कड़ी में भी कुछ टाइम निकलता है इस उम्मीद में कि कोई आया होगा दिल्ली से कमा के, उसका कत्ल हुआ होगा, घर वाले खुल नहीं रहे होंगे, घर वाले मामले को दबा रहे होंगे। इसलिए पुलिस वाले अब एक आदमी से एक गांव में पता करते हैं कि कोई ऐसा है जो दिल्ली वगैरह से लौटा हो, कोई ऐसा है जो बाहर से कमा के आया हो। लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब एक कॉन्डोम के डब्बे से कुछ उम्मीद मिला था, लेकिन वहाँ से भी कुछ मिल नहीं रहा। 2 जगहों पे इसका डीलरशिप था, एक दिल्ली NCR में, दूसरा वेस्ट यूपी में। फिर पुलिस वाले पता करते हैं कि यूपी के पश्चिमी इलाके से कौन आया। साथ ही अब नंबरों को इस आधार पे भी चेक करते हैं कि जो 100 नंबर, यानी जो 100 से 200 नंबर यहाँ एक्टिव थे उस 10 तारीख को, यानी 10 जून को, उनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो कभी दिल्ली, NCR और इस वेस्ट यूपी में भी एक्टिव थे। अब पुलिस वाले जब इस एंगल पे छानबीन करते हैं, यानी सबसे पहले कॉन्डोम के डिब्बे से ये पता करना कि डिब्बा कहाँ कहाँ मिलता है, साथ ही फिर पता करना कि उन इलाकों में कितने ऐसे नंबर थे जो यहाँ भी एक्टिव थे कभी और वहाँ भी एक्टिव थे। तो जब इस बारे में पता करते हैं तो 4 ऐसे नंबर थे जो पहले वेस्ट यूपी में एक्टिव थे और इस टाइम मतलब जो क्राइम सीन और क्राइम डेट पे वहाँ पे एक्टिव थे। 3 अभी एक्टिव हैं यूपी के सहारनपुर में और 1 अभी स्विच ऑफ। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वालों को लग जाता है कि बस अब ये मामला सुलझ गया, क्योंकि जहाँ ये कॉन्डोम मिलता है वो वेस्ट यूपी ही है
और वेस्ट यूपी के 4 ऐसे नंबर थे जो यहाँ भी एक्टिव थे और वहाँ भी, और उनमें से एक नंबर अब स्विच ऑफ है। तो जाहिर सी बात है ये नंबर शायद मरने वाले का हो। बाकी जो 3 नंबर है शायद वो कातिल रहे होंगे। यानी पुलिस वाले अब तक जो अंधेरे में तीर लगा रहे थे, कायदे से वो तीर भी इतना सटीक था कि वो निशाने पे ही बैठता है। अब पुलिस वालों की एक टीम भाग के जाती है सहारनपुर पे उन तीनों लोगों के बारे में पता करती है कि तीनों नंबर किसके हैं और चौथा नंबर कहाँ है, उसका मालिक कौन है। तो जो पता चलता है कि जो चौथा नंबर बंद है वो किसी अजय सिंह रंगीला नाम का है, और बाकी जो 3 थे जिसमें से इरफान था, पतलू और फरमान, ये तीनों भी इसी के साथ सर्कस दिखाने का काम करते थे। इधर उधर घूमते थे, कभी यूपी में, कभी कहीं और इस टाइम ये ईस्ट यूपी में यानी इसी अम्बेडकर नगर साइड थे। फिर क्या था, पुलिस वालों को लगभग चीज़ें मिल चुकी थी। सारे जो कड़ियाँ थी वो जुड़ती जा रही थी, सारे सबूत इन्हीं 4 लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अब इन तीनों के नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं। लगाने के साथ साथ इन तीनों को उठाते हैं। उठाने के बाद जब इनसे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो ये नाटक करते हैं, रोने धोने लगते हैं कि साहब हम गरीब लोग हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल था कि जो चौथा नंबर वो बंद क्यों है, और जो एक शख्स था चौथा साथी तुम्हारा अजय सिंह रंगीला, वो गायब कहाँ है। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पता करते हैं और पूछताछ करते हैं, और पुलिस चूँकि इतनी कड़ी मशक्क़त कर चुकी थी कि इस एक पॉइंट पे वो रिस्क लेना नहीं चाह रही थी, इसीलिए अब पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब जाके ये तीनों लोग टूटते हैं, और टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। दरअसल ये जो चारों लोग थे यानी अजय सिंह रंगीला, इरफान, पतलू और फरमान, चारों एक साथ घूम घूम के सर्कस दिखाते थे। चारों में अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। इस वजह से चारों एक दूसरे के घर पे भी आते जाते थे। जो अजय सिंह रंगीला तो वो भी इन तीनों के घर पे आता जाता रहता था, और इसी आने जाने के दौरान अजय सिंह रंगीला की जो दोस्ती है वो इरफान और पतलू की बहन से हो जाती है। अब दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है, प्रेम संबंध हो जाता है। अब आए दिन ये इससे मिलने आता, मतलब इरफान की बहन से, और कहीं ना कहीं इस बारे में जो इरफान था उसको भनक लग जाती है। अब इरफान को भनक लगती है, लेकिन अब पार्टनर था तो क्या करे, थोड़े टाइम तक समझाता है, उसके बाद ये मान जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब ये लोग सर्कस दिखाने निकलते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि अजय कहीं बाहर रहता तो उसके फ़ोन पे अक्सर ये इरफान देखता कि उसकी बहन का फ़ोन आया हुआ है। अब ये चीज़ें जब इरफान देखता तो कहीं ना कहीं इरफान जल भुन के रह जाता, करे तो करे क्या। ये चीज़ें कुछ दिन तक ये बर्दाश्त करता है। लेकिन इसी बीच जो अजय था उस सर्कस के कुछ सामान को भी बेच देता है। अब इधर बहन से अफेयर का गुस्सा, इधर सर्कस के सामान के बिकने का गुस्सा। अब दोनों गुस्से एक साथ इस तरह से जुड़ते हैं कि जो फिर ये चारों लोग थे, तीनों लोग, ये अब अजय सिंह रंगीला के कत्ल का प्लान बना लेते हैं। प्लान बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इधर उधर करतब दिखाते हैं, और इसी भितरी डी के बगल के गांव में एक आरती नाम की महिला के घर ये आ जाते हैं, और वहीं पे रुकते हैं, और आसपास के इलाकों में सर्कस दिखाते हैं। लौट के आते हैं, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इसी बीच 10 जून को इन तीनों का प्लान बन चुका था। प्लान बनता है, प्लान बनने के साथ साथ अब ये तीनों लोग मछली लेके आते हैं। मछली लाते हैं, लाने के साथ साथ अब ये चारों लोग बना के खाते हैं। चारों लोग एकदम खुश, अजय को भी कुछ भनक नहीं कि क्या होने वाला है। इसके बाद फिर ये तीनों लोग कहते हैं कि चलो शराब पिया जाए। अजय कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद ये तीनों लोग कहते हैं कि यार किसी के घर पे हम लोग रुके हैं, उसके घर के सामने शराब पीना ये अच्छी बात नहीं, तो चलो एक स्कूल है वहीं पे पियेंगे, कोई रहता नहीं है, आराम से पी वो के आएंगे। अब अजय भी कहता है कि चलो ठीक है। अब अजय को क्या पता कि क्या होने वाला है। अब ये चारों लोग जाते हैं, जाने के बाद फिर शराब वगैरह पीते हैं, और जैसे ही अजय जो था शराब के नशे में धुंध हो जाता है, फ़ौरन ये तीनों लोग उसका कत्ल कर देते हैं, यानी पत्थरों से, ईंट से कुचल के। कत्ल करने के बाद चूँकि स्कूल था तो वहाँ पे ढेर सारी कुर्सियाँ रखी थी, मेज़ थी, बेंच थी, डिस्क थी। तो फिर ये सारे लोग मिलके, तीनों लोग, इस अजय की डेड बॉडी को उन मेज़ों के सहारे रखते हैं, और रखने के बाद आग लगा देते हैं। अब 10 जून गर्मी का महीना, अब आग इतनी तेज़ होती है कि लगभग इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ये लाश लगभग 90% जल चुकी थी। वो तो यहाँ से कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन पुलिस वालों ने जिस हिसाब से काम किया, जिस हिसाब से जहन दिमागिता दिखाई, तब जाके ये मामला सुलझा। अब जब इस मामले की खबर आला दर्जे के ऑफिसरों को चली, चाहे वहाँ के एसपी हों, चाहे उसके ऊपर के लोग हों, तो सारे लोग इतने खुश हुए कि ये जो केस है
इसको बाकायदा जो नए नए लोग आते हैं सीखने के लिए पुलिस के अंतर्गत, उनकी ट्रेनिंग में भी डाला गया। अब ये डाला जाएगा, सारे लोग इस केस को पढ़ेंगे और साथ ही इससे सीखेंगे, साथ ही इस केस की मिसाल मिलेगी। तो बड़ा ताजुब होता है कि एक छोटे से ज़िले के एक छोटी सी थाने की एक पुलिस ने इस तरह के केस को सुलझाया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो जेईई मेंस होता है, जेईई मेंस बेसिकली एग्ज़ाम होता है, तो इस जेईई मेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो जेईई मेन का फुल फॉर्म है वो है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। बेसिकली ये नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप मेनली जो इसका मेन पर्पज़ होता है कि बच्चों को आईआईटी मिल जाए, आईआईटी ना सही तो एनआईटी मिल जाए, ये सब भी ना मिले तो कम से कम एकेटीयू लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए। हालांकि मैंने कह तो दिया कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन मुझे याद है मैं एक बार गया था आईआईटी बीएचयू से आईआईटी खड़गपुर खेलने, वॉलीबॉल का फेस्ट था। तो अब वहाँ पे जाता हूँ तो लड़कों का मैच था, सेमीफाइनल में हम लोग हार गए थे। हारने के बाद हम लोग बैठे थे। इसके बाद हमारी गर्ल्स जो थी उनका फाइनल मैच हो रहा था, और ये मैच हो रहा था आईआईटी खड़गपुर की लड़कियों से। अब हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ थी उनके नाम नॉर्मली थे शालिनी, प्रीति, इस टाइप के, और वहाँ की एक लड़की थी, इसका नाम था लाइला। अब एकदम ब्लैक थी, और ब्लैक होना तो हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाल इतने अजीब थे कि मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने पूछा वहाँ के कैप्टन से कि भैया ये कौन है और इसका नाम लाइला क्यों है? और हम लोग जैसे हुटिंग भी करते थे, क्योंकि बीटेक लाइन में ये सारी चीज़ें होती थी कि हम हुटिंग करते थे, सामने वाली टीम को एकदम होपलेस करते थे, नाम ले लेके उसको टीज़ करते थे। अब उस लड़की को हम लोग चाहे जो बोल रहे थे, उसको कुछ फ़र्क भी नहीं। तो फिर बड़ा ताजुब भी लगा कि ये क्या है। तो फिर जब हमने पूछा, खासकर मैंने ही पूछा चूँकि मैं कैप्टन था अपनी वॉलीबॉल टीम का, तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो लड़की है ये नाइजीरिया की है और ये आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की पढ़ाई कर रही है और भी 3rd ईयर में है। तो फिर यहाँ से मुझे थोड़ा सा ताजुब लगा कि ये लड़की कैसे एग्ज़ाम में, खैर अब चाहे जो मामला रहा हो। तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, और इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो है राजेश सौ जी हैं, विश्वजीत जी हैं, और समृद्धि जी हैं, कमलेश शर्मा जी हैं, और सहमत जी हैं, अंशुल जलन जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, और रोहन लिंबू जी हैं, और सिद्धार्थ अग्रवाल हैं, राज सोनी जी हैं, और अजय गर्ग जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है, और ये सवाल किसी मूवी की किसी कैरेक्टर का एक डायलॉग रहा है, और डायलॉग बड़ा फेमस था और बड़ा इंस्पायरिंग वाला भी था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे एक कैरेक्टर का भी पता चलेगा। तो इस डायलॉग को किसने मारा है? आपके ऑप्शन है एम एस धोनी, दूसरे दशरथ मांझी, तीसरे शकुंतला देवी, और चौथा आनंद। तो फिर इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आज की कहानी में पुलिस की कार्यशैली आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।